Homeopathy, no homeopathy. Oh, oh. जब से आई ये नई राह, दवाओं में छुपी है नई चाह। बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की हाँ। Oh, electro homeopathy, सेहत की नई परिभाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, लोगों की सच्ची आशा। आशा जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियम में जीवन जिए। हो हो Oh, electro homeopathy, नेचुरल है इसकी भाषा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। हाँ, रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया है। शक में मेडिसिन देना सीखेंगे, वेज फ्लावर रेमेडी, है ना। शक के लिए, सस्पिशन यानी शक के लिए मेडिसिन। दूसरा मेलेज्मा, और तीसरा हम लोग बात करेंगे दोस्तों न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड वर्क ऑफ न्यूरॉन। यहां से शुरुआत होता है कि आप अगर किसी पेशेंट को D4, D5, D6 यानी डेसिमल स्केल से जो मेडिसिन दे रहे हैं वो कहां पर और कैसे काम करेगी, और जो पर्टिकुलरली हाई लेवल पर नेगेटिव डायल्यूशंस के रूप में आप मेडिसिन दे रहे हैं वो कैसे काम करेगी, आज से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं शक। वेज फ्लावर रेमेडी में आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि हमको हैरान होना पड़ता है कि भाई आप मेडिसिन इतनी जल्दी कैसे कवर कर गए, बिकॉज हर चीज प्रूवन है दोस्तों, है ना। अगर कोई व्यक्ति हर समय दूसरों को शक के साथ देखता है, कोई व्यक्ति, मान लो मैं हूं, मैं आपको हर समय शक की दृष्टि से देखूंगा, विश्वास करने में कठिनाई महसूस होगी मुझे, मैं आप पे बिलीव नहीं कर सकता दोस्तों, है ना। उसे लगता है कि मुझे एक बार किसी ने धोखा दिया तो उसे हर बार ये व्यक्ति धोखा देगा, ये भी धोखा देगा, ये भी धोखा देगा दोस्तों, है ना। मेरे साथ तो कॉमन है। ठीक है, तो याद रखना वेज फ्लावर मेडिसिन इसमें मदद कर सकती है और बहुत अच्छी तरीके से ये रिजल्ट देती है दोस्तों। शक की समस्या कई कारणों से होती है, लेकिन उसमें जो वेज फ्लावर रेमेडी होती है वो 6 प्रकार की होती है ना। आपको याद रखना है दोस्तों, ये 6 के 6 प्रकार की जो वेज फ्लावर रेमेडी है ना, बहुत अच्छा वर्क करती है। सबसे पहला होती है दोस्तों सीरेटो, CERATO, सीरेटो, है ना। जब कोई व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णयों पर संदेह करता है, उसको दूसरों से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, महसूस होती है कि यार ये मैं कर रहा हूं सही है कि नहीं है। आपने देखा होगा अपने साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, है ना। अपने निर्णयों को भी आप संदेह से देखते हो, दूसरों को तो छोड़ दो, है ना। यार ये ऐसा हो जाएगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा ये ऐसा होगा, है ना। इस कंडीशन में आप सीरेटो दे देना, उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। मैंने कई ऐसे बच्चे जो ये कहते हैं कि साहब ये मेरा बच्चा है, मतलब पेरेंट्स आके बोलते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये हर प्रकार की चीज कर लेता है, लेकिन इसको अपने खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता, संदेह होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं। वो पूछता है मम्मी ये कर पाऊंगा कि नहीं, है ना। तो याद रखना सीरेटो देने से उसको तुरंत रिजल्ट आएगा, है ना। दूसरा होता है स्क्लेरेंथस, है ना। स्क्लेरेंथस ये दूसरी मेडिसिन है। जब किसी व्यक्ति के मन में द्वंद्व चलता रहता है, वो एक निर्णय पर पहुंच नहीं पाता, उसको बहुत मुश्किल होती है ना। वो किसी को नहीं बताता, 10 तरह से एक ही विषय को सोचने की कोशिश करता रहता है जब तक समय निकल जाता है ना। उसके मन में द्वंद्व चलता है, और ये द्वंद्व बहुत डेंजरस होता है दोस्तों, बिकॉज ये जो अच्छा कर रहा होता है ना तो उसको भी बुरा बना देता है दोस्तों, है ना। इसीलिए याद रखना, कई लोग ऐसे होते हैं इंटरनल होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो अपने अंदर के अंदर द्वंद्व करते रहते हैं और एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, है ना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। तीसरा होता है लार्ज, है ना। लार्ज वो कंडीशन होती है जब आत्मसंदेह होता है ना, आत्मसंदेह।
है ना, और वो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा नहीं होता, है ना, वो सक्षम है, हर कुछ कर सकता है, लेकिन उसको अपने आप पे ही संदेह होता है दोस्तों, उसे लालच देना है, वो अपनी संभावनाओं पर ही वहां पर पहुंचने में बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, नहीं मैं ये कर ही नहीं सकता हूं, जबकि वो कैपेबल होता है उस चीज को करने के लिए। ऐसा पेशेंट अगर आपको नजर आए, लालच देना है आपको दोस्तों, है ना। होली, HOLLY, होली, जब शक किसी व्यक्ति को जलन, गुस्से और ईर्ष्या के कारण हो, है ना, याद रखना दोस्तों, शक उस समय होता है जब किसी से आप ज्वेलसी करते हो, है ना, किसी के प्रति गुस्से को दबा के रखते हो, किसी से ईर्ष्या होती है कि ये मेरे से इतना आगे कैसे निकल गया दोस्तों, है ना। याद रखना दोस्तों, उस व्यक्ति में बेस्ट फ्लावर रेमेडी होली की जरूरत होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। जब जेंशन मेडिसिन देने की बारी आई, है ना, याद रखना जेंशन बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि आज के समय में ऐसे परिप्रेक्ष्य में लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे दोस्तों, जब थोड़ी सी असफलता के कारण व्यक्ति निराश हो जाता है ना, और निराश होने के कारण वो अपने खुद के फैसले पर भी विश्वास खो देता है दोस्तों, है ना, भरोसा ही नहीं होता उसको कि मैं ये कर जाऊंगा, है ना। आप उसको कहो करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, है ना, ये नहीं आप थोड़ा 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 करते चले जाइए, आपको पता ही नहीं लगेगा वो कब बड़ा हो गया। यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है दोस्तों, है ना, यही इलेक्ट्रोहोम्योपैथ भी करता है। जब थोड़ी सी असफलता हो गई, वो व्यक्ति ऊपर नहीं जा रहा, आपको याद रखना है जेंशन देना है उसको, जेंशन दे दीजिए। आप देखिए आज के समय में बहुत जगह आपको जेंशन मदद करेगा दोस्तों, है ना। वो छठा होता है मिमुलस, जब व्यक्ति को किसी ज्ञात मतलब नोन कारण का डर होता है ना, नोन कारण कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, या मेरे साथ ऐसा हुआ था परिवार में, और अब या मेरे ऑफिस में मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस कारण से उसको कहा कि आपको जो है कल पदोन्नति मिलने वाली है, आपका प्रमोशन होने वाला है ना, तो रात भर नहीं सोएगा, लेकिन उसको ये चीज लगती है, वो दूसरों पे शक करेगा, यार पिछली बार भी मुझे ऐसा ही हुआ था और मेरा जो प्रमोशन किसी और को मिल गया था, और इस बार भी मुझे ऐसा लग रहा है, दूसरों पे शक कर रहा हूँ कि कोई ना कोई टांग अड़ाएगा और मेरा प्रमोशन रोक देगा। इस कंडीशन में नोन कारण है, मिमुलस दे दीजिए आप दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना, जब आप एक एक मेडिसिन को देखते हो तो मैं आपको एक एक मेडिसिन बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, है ना। बहुत सारी मेडिसिन है, कोई एक मेडिसिन नहीं है दोस्तों, है ना। आप होली के लक्षण देखो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति होली के लेवल पर सिलेक्ट करता है तो याद रखना उसको बहुत ज्यादा जलन होती है दोस्तों, नफरत होती है, ये मान के चले, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, संदेह करता है दोस्तों वो, है ना। रोगी को लगता है कि लोग इसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, रोगी बिना किसी कारण से दूसरों की नीयत पे शक करने लग जाता है। आप घर परिवार में देख लो, समाज में देख लो, ये चीजें बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब होली आप देते हो ना, ये रोगी प्रेम, करुणा, विश्वास की भावना को बढ़ा देगा, है ना। याद रखना, नकारात्मक जितनी नेगेटिविटी होती है ना, उसको वो वहां से हटा के शुद्ध करके जो मेंटल, जो वहां पर कामनेस है, मानसिक शांति है, उसको बढ़ा देता है दोस्तों। इसलिए होली ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो शक करता है, ज्वेलसी, ईर्ष्या, घृणा करता है। याद रखना दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल के रूप में काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्रीमनी, है ना, एग्रीमनी, AGRIMONY, एग्रीमनी, रोगी व्यक्ति बाहरी रूप से बहुत खुश नजर आता, मस्तीखोर दिखता है। आप देखते हो ना, एक व्यक्ति बाहर से दिखावा करता है कि मैं तो बहुत खुश हूं, मस्ती करता रहता है, लेकिन अपने अंदर के दुख को नहीं बताता, अपने अंदर की परेशानी को नहीं बताता, है ना, अपने संदेह और चिंता को छिपाने की कोशिश करता है दोस्तों। यही कारण है, मानसिक अशांति को दबाने के लिए या तो वो नशा करने लग जाएगा, या फिर दोस्तों किसी भी नेगेटिव गतिविधि से वहां पर वो कर जाएगा, जैसे बाहर ज्यादा समय व्यतीत करेगा गंदे लोगों के साथ जो दारू पीते हैं, अलग अलग बिहेवियर, गंदी गतिविधियों में लग जाएगा दोस्तों, है ना, ब्राउन शुगर वगैरह सब चीजें लेने लग जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति में एग्रीमनी बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज ये आत्म स्वीकृति और आत्मिक शांति, मेंटल कॉलमनेस को बढ़ाता है दोस्तों। इसीलिए इंटरनल जो बेचैनी होती है ना, जिससे व्यक्ति खुलकर अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता, उस भावना को व्यक्त करने लग जाता है। अगर परिवार में जब वो अपनी इस भावना को व्यक्त कर गया तो सोचो उसकी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, सारे लोग मिलकर उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे, है ना। इसलिए यहां पर एग्रीमनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये मेंटल कामनेस बढ़ाता है, आत्म शांति बढ़ाता है दोस्तों।
और जिसको अपने थोड़े से में अगर शांति हो गई, वो आदमी कभी फेल नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके वो आखिरी में बिल्कुल सिरमौर होकर बिल्कुल राजा जैसे बैठता है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर चुका होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने इसलिए अपना उदाहरण बताया आपको। चेस्टनट बड, अगली मेडिसिन है ना, जो चेस्टनट बड होती है दोस्तों, रोकी, अगर आप किसी को रोक रहे हो लेकिन वो वही की वही गलती कर रहा है बार बार, है ना, रोकी व्यक्ति बार बार एक ही प्रकार की गलती दोहराता रहता है, क्योंकि वो अपने पिछले अनुभव से कुछ नहीं सीखता, है ना। अगर उसे पहले किसी पर शक हुआ और वो गलत साबित हुआ, फिर भी वो सीखने के बजाय दोबारा वही गलती करता है दोस्तों, आसानी से दूसरों के बातों में आ जाता है ना, और फिर बाद में पछतावा होता है कि यार मैं तो इसकी बात सुन लिया और फिर वही गलती कर गया, है ना। मैंने इसलिए अपना उदाहरण बताया चेस्टनट बड, मुझे बहुत शूट करी, और जब से मैंने लिया है तब से मेरा बहुत सारा जो कॉन्फिडेंट है लौट आया है, और मैं अब किसी पे बिलीव नहीं करता, है ना, किसी पे भी बिलीव नहीं करता। अब अपने अपने लेवल पर काम करने की कोशिश करता हूं, और फिर मुझे लगता है कि एक तो फिर मैं थोड़ा सा शेयर करके उस चीज को करता हूं, है ना। याद रखना दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति गलतियों की क्षमता नहीं विकसित कर पा रहा है, आप चेस्टनट बड दे दीजिए, है ना। रोगियों में गलतियों से सीखने की क्षमता विकसित कर देगा दोस्तों, है ना। निर्णय लेने में समझदारी बरताएगा, और साथ में दोस्तों सतर्कता लाता है, यानी आप में एक स्ट्रेंथ बनाता है कि मैं गलत निर्णय नहीं लूं, मेरे से सामने कई लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक अच्छा निर्णय लूं, है ना, जो सबके लिए हो। एक अकेले व्यक्ति को फायदा देने से कोई मतलब नहीं है, सबके लिए हो, इसीलिए ये चीज यहाँ पर लेकर आए दोस्तों। और यही कारण है मैंने चेस्टनट बड बहुत लिया है, और आज मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो पाया हूँ दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर एक गरीब घर से आदमी निकलता है ना, तो 10 ठोकरें खाना पड़ती है उसको, उनमें से एक मैं भी हूँ। अपने आप को डेवलप करने में अपना खुद का बलिदान देना पड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं मैं 20 साल पीछे हूं अपनी प्रैक्टिस में, और अनुभव करता हूं कि आपको वही चीज दूं जो आपको 20 साल आगे ले जाए, है ना। आप में से जितने प्रैक्टिशनर हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें से कई लोग आज बहुत टॉप क्लास रैंक पे पहुंच चुके हैं अपने एरिया में, बिकॉज ऑफ यूर एग्रेशन। आपका एग्रेशन है कि मैं जो बोलता हूं आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, अपने दिमाग से भी थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल सेट कर रहे हैं, आपका यही गट्स आपको बहुत आगे लेके जाएगा दोस्तों। ठीक है, मीमुलस देखिए, रोगी व्यक्ति को स्पष्ट कारणों से डर और शक करने लग जाता है किसी खास व्यक्ति के लेवल पर, कि आपको मैंने कहा ना इस व्यक्ति से दूर रहो, ये आपको नुकसान करेगा, लेकिन सामने वाला उसी के साथ रहता है ना। वस्तु या परिस्थिति के लेकर संदेह और डर महसूस करता है, किसी को एलर्जी की प्रॉब्लम है और वो वही चीज खा रहा है, उसको पता नहीं, किसी ने खिला दिया, फिर से प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। यानी छोटे छोटे मामलों में भी अविश्वास करता है वो, है ना। यानी आपको कहा ना मीठी चाय मत पियो, आप बार बार मीठी चाय पी रहे हो, तो वो आपकी चाय चख लेगा कि भाई नहीं आप मीठी पी रहे हो कि नहीं, देखो भले वो फीकी चाय, है ना। तो याद रखना, मीमुलिस को नोन कारण होते हैं, ज्ञात कारण होते हैं कि इसको इस प्रकार के प्रॉब्लम से ये ग्रसित है, तो वो आपके लिए वहां पर ये शक करता है दोस्तों। यही कारण है, डर और चिंता को कम करने का काम करता है मीमुलस दोस्तों। व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरता है, ताकि वो बिना शक और बिना डर के जीवन जिए दोस्तों। उनमें शक नहीं रहे, उनमें डर नहीं रहे, वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, और पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों तो डेफिनेटली मान के चलिए कि उसका जो जीने का तरीका है ना वो बदल जाएगा। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमें नहीं पता, हमारे साथ होती रहती है साइमल्टेनियसली, लेकिन हमें नहीं पता, और जब हम वहां जाके देखते हैं हो जाती, तब हमें पता लगता है यार मैंने तो इसके ऊपर कभी विश्वास ही किया था, पर ये तो मतलब शक करने जैसी कंडीशन हो गई, है ना। विलो के मुख्य लक्षण क्या है? रोगी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है ना, उसे लगता है कि दूसरे लोग उसके खिलाफ है, वो लगातार उसे धोखा रहता है, हमेशा दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए दोष देता रहता है, यानी खुद कारण है, अपना खुद का नेगेटिविटी डेवलप करने का खुद कारण है। लोग उसको कभी भी इस प्रकार की शंका नहीं करते, एक बार अगर किसी ने कर दिया तो लगातार वो उसी तरह का बिहेव करेगा कि इसने मेरे साथ अन्याय किया, इसने प्रॉपर्टी परिवार में बड़े भाई ने इतनी ले ली, इनने रोड की ले ली, क्योंकि गांव में भड़काने वाले कई मिल जाएंगे, है ना। इसीलिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति को विलो आपको देना, नाराजगी, उसकी नेगेटिविटी, नकारात्मक को दोस्तों तुरंत दूर करता है ना, व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। इसीलिए ये बहुत शानदार मेडिसिन हो जाती है, बहुत शानदार वर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, लास्ट आज की मेडिसिन है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉम्बिनेशन में मंडे बताऊंगा, है ना, लेकिन अभी मैं आपको लास्ट बताता हूं, हैदर, HEATHER, हैदर। व्यक्ति हमेशा अपनी समस्याओं में उलझा रहता है, दूसरों से बात करके केवल अपने बारे में ही बताता है, दूसरों को कोई नहीं। यानी वो चालू हुआ तो बस अपने ही बारे में बोलेगा, अपने ही परिवार के बारे में बोलेगा, आपकी कुछ नहीं सुनेगा दोस्तों। उसे लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते,
इसी वजह से नहीं करते, है ना। इसके बारे में बुरा सोचते हैं, वो अकेलेपन से डरता है दोस्तों, है ना, इसीलिए उसके मन में जो है ना संदेह की भावना डेवलप हो जाती है इसी वजह से। लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करता कि सामने वाला क्या चाहता है, बस वो अपने बताना चाहता है दोस्तों। इसीलिए है ना उस व्यक्ति के आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, ताकि वो दूसरों से है ना बेहतर संबंध बनाने में मदद करे। अगर ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी ना, तो वो खुद पे और दूसरों पे 50-50 बिलीव करेगा, और ये बहुत बड़ा चीज होता है होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, मेंटल लेवल को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जैसे मेंटल लेवल को बैलेंस करेगा, सारी प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाएगी दोस्तों। ये बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं हम दोस्तों, मेलेज्मा। मेलेज्मा की बात करते हैं। मेलेज्मा होता क्या है, कोलेज्मा होता क्या है ना। आप देख रहे हो दोस्तों, आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के परिणाम स्वरूप आज एज रिलेटेड कंडीशंस में मेलेज्मा आपको, कोलेज्मा आपको देखने को मिलेगा। लेडीजों के चेहरे पे ब्लैक स्पॉट, फॉरहेड पे ब्लैक स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। मेलेज्मा एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत कॉमन है ना। इस कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्तों, पर्टिकुलर डार्क डिस्कलर स्किन के लेवल पर पैचेस डेवलप हो जाते हैं, है ना, बिल्कुल डिस्कलर, आपकी स्किन से बिल्कुल अलग होता है ना। उसे हम कोलेज्मा या मार्किंग ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। याद रखना इस बात को, मार्किंग ऑफ प्रेगनेंसी यानी ये 99% जो कारण होता है प्रेगनेंसी के बाद होता है दोस्तों, है ना। जब ये प्रेग्नेंट वुमन में उत्पन्न होता है दोस्तों, तब ये कंडीशन वुमन की तुलना में मेल में मच मोर कॉमन होती है दोस्तों। वुमन में, है ना, वुमन में मेन की तुलना में सबसे ज्यादा होती है दोस्तों। लेकिन आजकल मेन में भी डेवलप होते हुए देखा गया है ना, आजकल मेन में भी डेवलप होते हुए देखा गया है ना। कारण क्या है ना, कारण क्या, मिलेनोसाइट। याद रख लेना दोस्तों, आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि मेलेज्मा क्यों होता है और किस कारण से होता है। केवल एक फैक्टर्स क्लूज के रूप में आपको पता है, बस उस क्लूज पे जाकर आप काम करते हो, बाकी आपको ये नहीं पता, क्लियर कारण नहीं पता कि मेलेज्मा होता क्यों है दोस्तों, है ना। याद रखना, जो डार्कर स्किन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रिस्क होती है, यानी गोरे लोगों में तो एक अलग ही फैक्टर नजर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिनमें मेलेनोसाइट बहुत ज्यादा होती है, सांवले कलर के रोग होते हैं, उनमें कोलेज्मा बहुत ज्यादा होता है। जो फेयर स्किन के इंडिविजुअल की तुलना में, यानी जो गोरे लोग होते हैं उसकी तुलना में ब्लैक कलर वालों में, सांवले कलर वालों में ज्यादा होती है दोस्तों। क्यों हो रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेंसिटिविटी भी इस कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरी में ही नहीं बनता, एक और पार्ट है आपकी बॉडी में जहां बनता है ना, किडनी में, एंड्रोजन्स के लेवल पर, है ना। आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेंसिटिविटी भी इस कंडीशन के साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड होती है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, याद रखना बाद में आपको होना ही होना है, प्रेगनेंसी और हार्मोन थेरेपी ले रहे हो, यानी प्रेगनेंसी कंफर्म करना है आपको, बाद में होना ही होना है। यदि आप हार्मोनल थेरेपी ले रहे हो, बाद में होना ही होना है। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है लगातार मेलेज्मा को ट्रिगर करती है दोस्तों। इसीलिए आपको स्ट्रेस हो रहा है, थायराइड डिसीज हो रही है, ये भी मेलेज्मा को कॉज कर रही है दोस्तों, है ना। कहीं ना कहीं ये रोल उत्पन्न कर रही है दोस्तों। यही कारण है, सन के एक्सपोजर के कारण भी मेलेज्मा कॉज होता है। अगर आप लगातार धूप में जा रहे हो, आप देखो आपकी स्किन बर्न होगी, मेलानोसाइट पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगा। और वही चीज अगर आप 4 महीने धूप में न जाकर एक कमरे में या अपने घर के अंदर ही रहते हो, हल्का हल्का धूप में जाते हो, तो आपका पूरा मेलेज्मा क्लियर हो जाता है दोस्तों। बिकॉज मेलानोसाइट पिगमेंट सन की उपस्थिति में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है दोस्तों। यही कारण है, किसी को अगर लगातार स्ट्रेस रह रहा है, किसी को थायराइड डिसीज है, आप सबसे पहले पूछिए पेशेंट से कि आपको स्ट्रेस है, आपको थायराइड की डिसीज है। मेलेज्मा को कॉज करने का कहीं ना कहीं रोल सबसे ज्यादा इनका होता है दोस्तों। यही कारण है, सन एक्सपोजर के कारण भी मेलेज्मा कॉज होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना, ऐसी सेल्स को अफेक्ट करती है जो मेलानोसाइट पिगमेंट्स को कंट्रोल करती है। यानी आपके चेहरे में, फेस में जो मेलानोसाइट सेल्स होती है, उन मेलानोसाइट को डेवलप करने वाली सेल्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है दोस्तों, है ना। यही कारण है, जो मेलानोसाइट सेल्स होती है वो अफेक्टेड हो जाती है, तो आपको एक दाग पर्टिकुलर अलग अलग स्पॉट नजर आता है, कहीं पर ब्लैक, कहीं पर हल्का ब्लैक, कहीं पर बिल्कुल क्लियर, है ना। ये कंडीशन मेलेज्मा होता है। ठीक है, मेलेज्मा क्या इलेक्ट्रोमेपैथ में क्योर है, क्या होम्योपैथ में क्योर है, क्या आयुर्वेद में क्योर है? ऑफ कोर्स तीनों साइंस क्योर करता है, बट एलोपैथ में क्योर नहीं है। टेम्परेरी पेलिएशन होता है और उसके बाद में फिर से हो जाता है ना। मेलेज्मा के कारण जब सिम्टम देखोगे, डिस्कलरेशन के पैचेस कॉज होते हैं दोस्तों, और ये पैचेस हमारे टिपिकल स्किन कलर की तुलना में बहुत ज्यादा डार्कर होता है
है ना। याद रखना ये टिपिकली फेस पर उत्पन्न होता है दोस्तों, है ना। और ये जो सिमेट्रिकल होता है, फेस के दोनों साइड पर आपको मैचिंग मार्क्स के साथ नजर आएगा, दोनों साइड पर आपको मार्क नजर आते हैं दोस्तों। बॉडी के अन्य पार्ट पे भी होता है, जो सन के एक्सपोजर में होता है ना, वहां पर मेलेस्मा का डेवलप होना बहुत ईजी होता है दोस्तों, है ना। याद रखना ब्राउनिश कलर के पैचेस अगर यूजुअली अपेयर होते हैं तो आप मान के चलिए यहाँ ब्राउनिश कलर के होते हैं, बिल्कुल ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के, सीधे समझ जाओ मेलेस्मा है दोस्तों, है ना। याद रखना चीक्स पर, है ना, चीक्स पर, फोरहेड के लेवल पर नोज के ब्रिजेस के लेवल पर दोस्तों, चीन पर, है ना, आपको अपीयर होते हुए नजर आता है। नेक और फोरआर्म पर भी ये उत्पन्न होता है ना। स्किन डिस्कलरेशन के कारण कोई भी फिजिकल हार्म नहीं होता, कोई उससे नुकसान नहीं है दोस्तों, किंतु पेशेंट का जो सेल्फ कॉन्शियस फीलिंग होता है, यानी सुंदर दिखने की जो चाह होती है, हर किसी को होती है भाई, मुझे भी होगी, आपको भी होगी, है ना, वो यहाँ पर फेल हो जाती है। उसको अपने लुक को देखकर बुरा लगता है कि अरे यार ये क्या है, ये गंदा कहां से आ गया। यदि पेशेंट को सिम्टम दिखते हैं ना, एज फिजिशियन धैर्य के साथ यदि ट्रीटमेंट करे, उसको ठीक कर सकता है। मैं क्लियर कट आपको कह दूं, पेशेंट को कभी भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ट्रीटमेंट करते समय मत देना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ ट्रीटमेंट करते समय आप पेशेंट को समय मत देना, मैं आपको 2 महीने में ठीक कर दूंगा, मैं आपको 6 महीने, ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी आपको। क्यों? क्योंकि किसी पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत स्ट्रांग होती है, तुरंत मेडिसिन असर करती है। किसी पेशेंट की सेंसिटिविटी बहुत हार्ड होती है, मेडिसिन स्लो असर करती है। और मेलेस्मा जैसी कंडीशन में 6 मंथ टू 1 ईयर लगता है। इसलिए कभी किसी को पकड़ के मत कह देना कि मैं 4 महीने में कोलेस्मा ठीक कर दूंगा। गलत, गलत मतलब गलत। याद रखना दोस्तों, कई बार पेशेंट चढ़ बैठेगा आपके ऊपर, आपने तो कहा था 3 महीने में ठीक कर दूंगा, ये तो 6 महीने हो गए, और भी कह रहे हो 6 महीने और लेना, इसलिए कहना टाइम लगेगा, एक ही शब्द टाइम लगेगा, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही आप यहाँ पर कंफर्म कर जाते हो दोस्तों। फिर भी वुड लैम्प की मदद से आप अंधेरे कमरे में जब ब्लू कलर की लाइट डालोगे ना, तब आपको मेलेस्मा के अलग ही सिम्टम नजर आते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप उसी के अनुसार कर सकते हो। अन्यथा आपका डायग्नोसिस सबसे बेस्ट है फिजिकल अपीयरेंस, है ना। केवल देखकर निर्णय लीजिए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन क्योर इट, बहुत इजीली आप क्योर कर सकते हो दोस्तों, बहुत इजीली, ठीक है। गैंग्रीनल फोर्स सुपर नेगेटिव, ये आपको सीधे कहूं मैं S5N1G, है ना, S5N1G। लेकिन अगर आप गैंग्रीनल फोर्स सुपर को यूज करेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल मेडिसिन टू क्योर इट, बहुत आसानी से ठीक कर देंगे दोस्तों, बहुत आसानी से होता है, ठीक है। चलिए, ये तो सुपरफिशियल लेयर पर प्रॉब्लम हुई तो, लेकिन अगर डीप में हुई तो, है ना, डीप में अगर हो रही है तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर डर्मिस के लेवल को न्यूट्रिशन देना है आपको। S3N1B अल्टरनेट, है ना, S3N1B यानी S3 के लेवल पर वेन 1 का उपयोग करना है आपको, है ना, और B का न्यूट्रिशन देना है आपको, है ना। और साथ में अगर यहाँ पर अल्टरनेट ये मेडिसिन कर दिया आपने, या S5L1G कर दिया नेगेटिव, है ना, यही इसी को गैंग्रीनल फोर्स सुपर को नेगेटिव करो, S3N1B को अल्टरनेट कर दो, या S3N1B को अल्टरनेट कर दो, S5L1G को अल्टरनेट कर दो। आपको जो नजर आ रहा है, आपको जो बेस्ट नजर आ रहा है, आप कर सकते हो दोस्तों, है ना। बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट है। मोर नेगेटिव में जाना पड़ेगा आपको, है ना, मोर नेगेटिव में जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि यहां पर जब मेलेनोसाइट पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, तो इसमें किडनी के लेवल पर, एंड्रोजन्स के लेवल पर भी आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। क्या करोगे, कैसे प्रोटोकॉल सेलेक्ट करोगे, तब आपको याद रखना, सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे जाओ, उसके बाद आपका जो मेन 3, 4, 5 का जो प्रोटोकॉल होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है कि भाई S5G, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर हथियार पैदा कर दिया है S5G। लेकिन कभी आपने सोचा कि यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल अप्लाई कराऊं और वहां पर थोड़ा सा A2, S5, C5, APP और G का उपयोग करूं, वो भी नेगेटिव में अप्लाई कराऊं, है ना। यानी अगर आप 30 ml लोशन दे रहे हो, 10 ड्रॉप ईच सबकी डाल दीजिए, है ना, 10 ड्रॉप ईच सबकी डाल दीजिए, या सीधा फर्स्ट डायल्यूशन या सेकंड डायल्यूशन बना दीजिए और चेहरे पे अप्लाई कराइए, है ना। यू आर द बेस्ट, बिकॉज दोस्तों ये बहुत डीप में जाकर काम करता है और बहुत डीपली सीटेड मेडिसिन होती है, इसलिए इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, एंडोक्राइन इम्बैलेंस, यहां पर मेजर प्रॉब्लम होती है एंडोक्राइन इम्बैलेंस की। कैसे कवर करोगे भाई,
ऐसी क्या मेडिसिन दोगे जिससे उनको एंडोक्राइन इम्बैलेंस दूर हो, है ना। जनरल टॉनिक D5S2C1RE, नेचुरल टॉनिक D6C10S6B। याद रख लेना, जनरल टॉनिक D5S2C1RE ये पूरा इंडोक्राइन लेवल पर स्टिमुलेशन बढ़ा रहा है। नेचुरल टॉनिक D6C10S6B, C10S6B यानी लीवर और किडनी दोनों को यहां पर न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, है ना। आप ये दो ना दो, और मल्टीविटामिन 1, मल्टीविटामिन 2 भी दे सकते हो यहां पर, है ना। ये भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये मेन है। जनरल टॉनिक D5S2C1RE, नेचुरल टॉनिक D6C10S6B, ये बहुत जबरदस्त काम कर रहा है दोस्तों। मैंने इसका प्रोटोकॉल का रिजल्ट इतना क्विक लिया और इतना बेस्ट लिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। बहुत शानदार रिजल्ट दे रहा है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आपको एपीपी को देखना है दोस्तों, तो एपीपी का D4 से पिल्स देना शुरू करो, D10 तक जाओ, है ना। MMP ग्लोबल्स, एपीपी की 2 ग्लोबल्स पहले महीने में आप देना चालू करो, 2 ग्लोबल्स 1 गिलास पानी में दिन में 3 से 4 बार, है ना। दूसरी बार दो तो D5 की ग्लोबल्स दो, 2 ग्लोबल्स दिन में 4 बार। उसके बाद में D6 में जाओ, आपको इंप्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाएगा और इतना क्लियरेंस आना शुरू होगा, स्किन इतनी चमक मारना शुरू होगी क्योंकि स्किन की साइज बढ़ना शुरू होगी, स्किन के अंदर फ्लूइड जाना शुरू होगा। फ्लूइड जाएगा तो मेलेनिन पिगमेंट ऑटोमेटिक रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, सन का एक्सपोजर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले D6 से ये रिजल्ट आना शुरू होता है, D7 D8। अब यहाँ पर मैं 19 की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी 19 की बात कर रहा हूँ, 147 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 147 से देना है ना। ये 147 से देना क्योंकि मेलेनोसाइट्स पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो गए, अर्थात हाइपर कंडीशन है। और यहाँ पर है ना, न्यूट्रिशन हमको केवल सिंगल एपीपी स्किन को न्यूट्रिशन दे रहे हो आप। D4 से शुरू करो, D10 तक जाओ, ये D10 से शुरू करो, D4 तक आओ, आप देखो कितना मस्त रिजल्ट मिलता है। मेरा मानना है कि आपका जो रिजल्ट होगा वो एक तरह से उस पेशेंट के लिए वरदान होगा दोस्तों, क्योंकि उसको तो क्या चाहिए, उसको तो चाहिए कि मेरा रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव आए, यानी मेरा जो डेवलपमेंट है स्किन का वो पॉजिटिव आए। तो वो आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, आप वहां पर देके दे सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज ये जड़ है, और अगर आपकी जड़ क्लियर है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपका प्रोटोकॉल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्या क्लियर हो जाएगा, है ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी बॉडी में ये न्यूरॉन्स कितने रूपों में पाए जाते हैं, है ना। इसको डिवाइड करने के कई प्रकार हैं। यदि आप फिजियोलॉजिकल डिवाइड करते हो तो न्यूरॉन फिजियोलॉजिकली अलग डिवाइड होता है। आप वहां पर एनाटॉमिकली डिवाइड करना चाहते हो तो एनाटॉमिकली अलग डिवाइड होता है ना। याद रखना दोस्तों, न्यूरॉन या जिसे आप नर्व सेल कह रहे हो, है ना, ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी आप जब आपकी बॉडी को फिजियोलॉजिकल लेवल पर करते हो तो क्या बोलते हो, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, है ना, यानी सेल से शुरू होता है। तो यहां भी न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन या नर्व सेल को नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, ये न्यूरॉन बॉडी में पाए जाने वाली अन्य जितनी भी सेल्स है, जैसे एपिथेलियल सेल्स, क्यूबाइडल सेल्स, सीलियर सेल्स, ठीक है, सभी सेल्स के समान न्यूरॉन भी होता है दोस्तों। इसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के साथ जो अन्य सभी ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी पाए जाते हैं, है ना। जैसे अन्य सेल्स में होते हैं वैसे सब इसमें पाए जाते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों। भाई स्पेशल सेल तो स्पेशल सेल होगी, है ना, इसकी क्वालिटी अलग होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आप एक सेल की डिसीज को ट्रीट कर रहे हैं और एक न्यूरॉन की डिसीज को ट्रीट कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस होगा। आप जब इस बेसिक साइंस को देखेंगे, न्यूरॉन्स को समझेंगे, तब दुनिया की हर वो डिसीज को क्योर कर जाएंगे जो न्यूरॉन से जुड़ी होती है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज है। ये अलग अलग है तो इनके काम भी अलग अलग होंगे। अगर इनके काम अलग अलग है तो इनकी डिसीज भी अलग अलग होगी, और डिसीज अलग अलग है तो आपका प्रोटोकॉल भी अलग अलग होगा, है ना। भले ही वो न्यूरॉन है लेकिन प्रोटोकॉल भी अलग अलग होगा दोस्तों। कैसे, है ना, याद रखना, आप दो तरीके से समझ सकते हो कि न्यूरॉन्स एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, है ना। याद रखना, आपने दूसरी सेल्स पढ़ी, वहां कभी नहीं पढ़ा कि इनमें कोई पर्टिकुलर इसके सब्स्टिट्यूट पार्ट होते हैं, नहीं होते,
लेकिन यहां पर आप देख रहे हो न्यूरॉन की ब्रांचेस है, न्यूरॉन की प्रोसेसेस होती है ना, जिन्हें हम एक्सॉन और डेंड्राइट्स कहते हैं। यहां पर देखिए, है ना, ये नजर आएगा, ये आपका एक्सॉन्स है और ये जो आपके सेल बॉडी न्यूरॉन्स की इसके ये डेंड्राइट्स है ना। तो ये प्रोसेसेस किसी सेल में नहीं होती, केवल स्पेशलाइज्ड सेल्स न्यूरॉन है, न्यूरॉन में पाई जाती है दोस्तों। और क्यों पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं न्यूरॉन में अगर डैमेज हो गया तो न्यूरॉन ठीक नहीं हो सकता, है ना। न्यूरॉन में ऐसा क्या होता है कि वो ठीक नहीं हो सकता? न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता दोस्तों, इसी कारण से यहां पर इनमें डिवीजन नहीं होता है ना, ये डिवाइड होकर डेवलप नहीं होता है, ये रीजनरेट या रिपेयर होता है, याद रख लेना। इसीलिए मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम एक सेल को दो सेल में डिवाइड करने में अपना रोल अदा करता है जब वहां पर न्यूक्लियर डिवीजन होता है और सेल के आधे न्यूक्लियर इधर आधे न्यूक्लियर इधर, दोनों डिवाइड होकर दो सेल का निर्माण करते हैं, अर्थात एक सेल के आधे गुण इधर चले गए, आधे गुण इधर चले गए दोस्तों। लेकिन न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें डिवीजन नहीं होता। अब जब डिवीजन नहीं होगा और इंजुरी होगी तो क्या होगा, या तो रिपेयर होगा या रिजनरेट होगा, है ना। अगर न्यूक्लियस इस सेल बॉडी के अंदर है तो क्या होगा, रीजनरेशन हो सकता है, पूर्ण रूप से फिर से नया बन सकता है। लेकिन अगर माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड है ना, इस पे कोटिंग है, इस पे कवरिंग नहीं है, ये जल्दी डैमेज होगा तो फिर इसका रिपेयर ही होना है ना, फंक्शन लॉस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर माइलिनेटेड है, अगर माइलिनेटेड है, अगर वहां पर उसकी कोई ब्रेकिंग हुई तो रिपेयर भी हो सकता है, रिजनरेशन। अब रिपेयर रिजनरेशन कैसे होगा, किसका होगा, कैसे होगा, अगर नर्व में किस प्रकार का बड़ा मेजर इंसिडेंस हुआ तो होगा या नहीं होगा, आपको ये क्लियर आगे सब आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो जब आप कोई पैरालिसिस पेशेंट को ट्रीट करते हैं या कोई ऐसे बड़े बड़े केसेस को ट्रीट करते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज आना चाहिए कि मैं क्या इसको ठीक कर जाऊंगा। झूठा दिलासा किसी को देना नहीं, गले पड़ जाएगा आपको, है ना। इसलिए याद रखना, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं क्लासिफिकेशन के ऊपर आपका पूरा माइंडसेट होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल अलग, इलेक्ट्रोमेपैथ के मेडिसिन नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लेवल पर काम कर रही है, फाइटोकेमिकल्स के रूप में काम कर रही है, तो आप कितनी जल्दी वहां अडॉप्ट करा पाते हो, है ना। न्यूरॉन को 3 डिफरेंट मेथड के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 3 डिफरेंट, यानी आप फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, पैथोलॉजिकल लेवल पर अगर जा रहे हो तो न्यूरॉन को आप 3 प्रकार में डिवाइड कर रहे हो। पहला, पोल्स के आधार पर, ये जो पोल्स है इन पोल्स के आधार पर आपको डिवाइड करना है ना, पोल्स के आधार पर। दूसरा होता है फंक्शन के आधार पर, और तीसरा होता है एक्सॉन की लेंथ के आधार पर, है ना। याद रखना, न्यूरॉन को अपने बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को जो बहुत एक्टिव है, जो कोऑर्डिनेट करता है, या जो लेस एक्टिव है, बहुत एक्टिव, लेस एक्टिव और कोऑर्डिनेट करना, तीनों लेवल पर इनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, अर्थात पोल्स के नंबर के आधार पर। वो मोटर न्यूरॉन है कि सेंसरी न्यूरॉन है, किस प्रकार का न्यूरॉन है, तो उनके फंक्शन के आधार पर। दूसरा, एक्सॉन के लेंथ के आधार पर, यदि यहाँ ब्रेन में है तो आप देखो वहीं का वहीं कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ब्रेन से अगर स्पाइनल कॉर्ड पर आ रहा है तो बड़ा है, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में सेंसेशन लेकर जा रहा तो बड़ा है, लेंथ के आधार पर आप क्लासिफाई करेंगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन की बात करो तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पोल्स, ये पोल्स कितने हैं उसमें, उन पोल्स के नंबर के आधार पर आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। और इसीलिए नर्व फाइबर जो यहां पर डेवलप हो रहा है, न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है ना, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, है ना। याद रखना, यूनिपोलर अर्थात केवल एक, यूनिपोलर एक सेल बॉडी से केवल एक पर्टिकुलर एक्सॉन निकला हुआ है, डेंड्राइट निकला हुआ है ना, केवल एक। और यहां पर देखिए दोनों साइड निकल रहा है ना, ये सेल बॉडी है, इधर भी निकला इधर भी निकला, इसलिए आपने इसको बाइपोलर कहा। और यहां पर आप देखिए ये आपका मल्टीपोलर है ना, ये मल्टी न्यूक्लियर है, और ये अभी डेवलपमेंट में जिसको बोलते हैं सुडो यूनिपोलर, अभी डेवलप हो रहा और डेवलप होकर यूनिपोलर के लेवल पर है दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ देखिए मल्टीपोलर, यानी यहाँ पर ये सेल बॉडी है, इससे कई डेंड्राइट्स की प्रोसेस निकल रही है ना, यहाँ डेंड्राइट की प्रोसेस नहीं निकली है, यहाँ डेंड्राइट की प्रोसेस निकल रही है, अर्थात यहाँ पर कई न्यूरॉन्स इससे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो याद रखना, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर, बिकॉज इनके फंक्शन के आधार पर आप बहुत सारी डिसीज को ट्रीट करेंगे दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना है ये कहाँ पाया जाता है और इनका मेन रोल क्या होता है, आपको समझना है ना। अगर एक बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा माँ के पेट में, है ना,
एक बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो कान खोल के सुन लेना कि आपकी मेडिसिन किस तरह से काम कर रही है ना। आप कहते हो ना यार बच्चा डेवलप नहीं हुआ, हमारे तो ग्रुप में यूट्रस तक डेवलप कर दिया है ना, यूट्रस तक डेवलप कर दिया है। तो भाई आप अगर यहाँ पर काम कर रहे हो तो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होते हैं ना दोस्तों, इनमें केवल एक पोल होता है ना। इसी सिंगल पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों एराइज हो रहे हैं, इसी पोल से एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों एराइज हो रहे हैं। और ये इनका काम क्या है, जब एक ही पोल है, एक ही सेल बॉडी है, एक्सॉन भी और डेंड्राइट भी उसी से एराइज हो रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार की नर्व सेल ह्यूमन बींग्स में केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में उपस्थित होती है। याद रखना, जब बच्चे का डेवलपमेंट मां के बॉडी में, पेट में, एब्डोमेन में, सॉरी यूटेरस में डेवलप हो रहा है, उस दौरान वहां पर यूनिपोलर न्यूरॉन का काम होता है। क्लियर कट अंडरस्टैंड कर लेना आप। और इस कंडीशन में अगर किसी मां के बच्चे का डेवलपमेंट करना है तो याद रखना दोस्तों S1 C1 A1 RE, याद रखना S1 C1 A1 RE और S2 की ग्लोबल्स। ठीक है, ये दो मेडिसिन कभी मत भूलना, इनका सीधा संबंध यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। याद रख लेना, भूलना मत, मैं अभी क्लियर कट बता रहा हूं, बाद में नहीं बताऊंगा ये चीज। बाइपोलर न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन में दो पोल्स पाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं, है ना। इसमें से एक पोल से एक्सॉन डेवलप होता है और दूसरे पोल से डेंड्राइट अराइज होता है। एक पोल से एक्सॉन लेवल और एक से डेंड्राइट लेवल डेवलप हो रहा है। इनका जो मेन वर्क होता है दोस्तों, ये बॉडी में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे न्यूरॉन, इस प्रकार से बॉडी तक अपने जितने भी सेंसेशन है वो पहुंचाने का काम करते हैं दोस्तों, है ना। और मोटर सेंसेशन भी इन्हीं के माध्यम से ट्रांसफर होता है ना। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे पोल्स पाए जाते हैं, उनमें से एक पोल एक्सॉन से अराइज करता है, जबकि सारे अन्य पोल डेंड्राइट को अराइज करते हैं दोस्तों। यानी यहाँ पर एक पोल एक्सॉन को राइज कर रहा है और बाकी पोल जो है डेंड्राइट्स को राइज कर रहे हैं दोस्तों। अर्थात ये मल्टी फंक्शनल होता है ना, इनका मल्टी फंक्शन होता है। और याद रखना, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, इन्हीं न्यूरॉन्स के कैपेबिलिटी के आधार पर आपका पूरा सेंसरी नर्वस सिस्टम काम करता है ना। जब आप देखते हो ना, आप कहते हो यार ये बच्चा डेवलपमेंट डिफेक्ट में आ गया, इसको उस दौरान एम्ब्रियोनिक लेवल पर न्यूट्रिशन नहीं मिला, एम्ब्रियोनिक लेवल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके जो ब्रेन के जितने पार्ट होंगे, जो ब्रॉडबैंड एरियाज होंगे, वो एरियाज यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाए, है ना। ये एरियाज यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाए, ये एरियाज यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाए, और इसी वजह से वहां पर कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आ रही है दोस्तों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस कंडीशन में अगर आपने माँ को डेवलपमेंट पीरियड के दौरान आपने मेडिसिन दिया, अगर उस दौरान आपने क्वालिटी के मेडिसिन नहीं दिया, अब यहाँ पर अगर आपको माँ को देना है तो क्या आप C1 दोगे पॉजिटिव में? बताइए, आपको C1 पॉजिटिव में नहीं देना, आपको नेगेटिव में देना है। C1 1000 देने से, मल्टीविटामिन 1 और 2 देने से मैक्सिमम लेवल पर वहां पर प्रॉब्लम दूर हो सकती है। लेकिन दोस्तों वहां पर C1 मिला हुआ है, इसलिए कभी भूल के वहां पर यूज नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भूल कर यूज नहीं करना है, एबॉर्शन हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होगा, किडनी से जाकर काम कराना आपको, है ना। इसलिए S13 देना पड़ेगा आपको, C18 देना पड़ेगा आपको, है ना। S13 और C18 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 9 मंथ के प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के लेवल पर। नाश्ते के साथ दोनों टाइम S13 दो, खाने के बाद दोनों टाइम C18 दो, L2 C11 ग्लोबल्स लगातार दो, है ना। C4 A3 L1 बच्चे के कैल्शियम, बच्चों के मिनरल्स, बच्चों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दो। C1 1000 फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 500, थर्ड मंथ 200, ऐसे करके रिवाइज करके नीचे लाते जाओ और अंत में C1 पॉजिटिव दो। डिलीवरी हो जाएगी और बहुत ही क्लासिकल बच्चा होगा, जो किसी परिवार में नहीं होता है, ऐसा बच्चा होगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसे कई ग्रुप में हमारे उदाहरण है जिन्होंने अपने खुद के बच्चों के लेवल पर ये डेवलप, मेरे दोनों बच्चे, मैं मतलब गर्व से कहता हूँ इलेक्ट्रोमोपैथ बच्चे, दोनों की डिलीवरी घर हुई है, किसी हॉस्पिटल का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ी हमको दोस्तों, है ना। डिलीवरी नर्सों ने कराई, डॉक्टरों को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे जितने भी केसेस है प्रेगनेंसी के लेवल के, सब नॉर्मल डिलीवरी में जाते हैं दोस्तों, है ना। बिकॉज हम लोग नॉर्मली उस चीज को समझ के वहां पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, है ना। फंक्शन के आधार पर नर्व सेल दो प्रकार में क्लासिफाइड होती है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, मोटर या इफ्रेन न्यूरॉन, है ना। याद रखना, मोटर या इफ्रेन न्यूरॉन जो ब्रेन से सेंसेशन को आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। याद रखना, जब आप पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करेंगे तब आपको इसी फंक्शन के आधार पर ट्रीटमेंट करना है। मिस्थीनिया ग्रेविस का ट्रीटमेंट करेंगे, टोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे, न्यूरल्जिया का ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको याद रखना है दोस्तों, सारी चीजें इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आपको डिपेंड करती है। मोटर या इफरेंट न्यूरॉन जो आपके ब्रेन से पूरी बॉडी में जाता है, सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन जो पूरी बॉडी से ब्रेन में जाता है ना। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन जो आपकी पूरी बॉडी से ब्रेन की तरफ जाता है दोस्तों। अर्थात दो चीज हो गई, एक जो आपकी बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहा है एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन कहलाता है, जो आपके ब्रेन से आपके बॉडी की तरफ जाता है मोटर या इफरेंट न्यूरॉन कहलाता है। माइंड में सेट कर लीजिए कि ये चीजें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण तौर से हमको समझना है। अगर आपने ये समझ लिया ना दोस्तों, तो आपकी क्वालिटी देखिएगा, आपकी टेबल प्रैक्टिस देखिएगा, बिकॉज इन्हीं से जुड़ा तो सारा काम है ना। मैं आपको कहता हूं लकवा हुआ या किसी हुआ, मैं आपको क्या बोलता हूं, बार बार मैंने कई जगह आपको डिस्कस किया, S1 F1 का 1000 दे दो, बोला है कि नहीं बोला है, और आप यूज कर रहे हो ना, और यूज करने के बाद क्या रिजल्ट मिल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मोटर न्यूरॉन पे काम करना है या सेंसरी न्यूरॉन पे काम करना है। अगर आपको ब्रेन पे काम करना, सीधा S1 F1 1000 दे दो, 3 डोज, आपको कुछ नहीं करना, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, और फिर आप उसको न्यूट्रिशन देना, आपको D5 देना या आपको न्यूट्रल देना, नेगेटिव जाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डायग्नोसिस डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। तो जब आपका मोटर या इफरेंट न्यूरॉन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करोगे। मोटर या इफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर इंपल्सेस को पेरिफेरल इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाती है। यानी ये आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहां से आपके जो बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो नर्व जुड़ी होती है वहां तक, अर्थात आपकी ब्रेन से वो ऑर्गन जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से, इस मोटर इफरेंट न्यूरॉन के माध्यम से, है ना। जैसे कि मसल्स, याद रखना मसल्स है ना, ग्लैंड्स, आपके बॉडी की जितनी ग्लैंड्स है, आपके जितनी ब्लड वेसल्स है, उनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना, ये सब मोटर या इफरेंट न्यूरॉन का काम है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, मसल्स, ग्लैंड और ब्लड वेसल्स की जब भी प्रॉब्लम आएगी आपको ब्रेन का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, याद रखना, मेरे ये 3 डिसीज अगर जिसमें मसल्स इन्वॉल्वमेंट हो, ग्लैंड्स इन्वॉल्वमेंट हो या ब्लड वेसल्स इन्वॉल्वमेंट हो, सीधा आपको हाइपोटेंसी में 1 डोज देना है, 2 डोज देना, 3 डोज, ज्यादा से ज्यादा 3 डोज देना। क्या करेगा, जनरली प्रत्येक मोटर न्यूरॉन एक लॉन्ग एक्सॉन होता है दोस्तों, जिसके बहुत ही शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं, है ना। 2 चीज होगी, या तो शॉर्ट एक्सॉन होगा, डेंड्राइट्स मेजर होंगे, बड़े बड़े होंगे, या एक एक्सॉन लंबा होगा लेकिन डेंड्राइट छोटे होंगे। तो यहाँ पर मोटर इफरेंट न्यूरॉन में क्या है, एक्सॉन लंबा है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक आ रहा है, यानी एक्सॉन लंबा है लेकिन डेंड्राइट छोटे छोटे, हर न्यूरॉन अलग अलग जाएगा, छोटे छोटे डेंड्राइट्स के रूप में वहां पर बहुत सारे न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं लिंक ढूंढो, यहाँ कनेक्शन है, नर्वस सिस्टम में कनेक्शन है, और ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मोटर या एफरेंट न्यूरॉन के लेवल पर। दूसरा होता है सेंसरी, यानी आपको एफरेंट न्यूरॉन के बारे में जानना है। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं दोस्तों जो आपकी पूरी पेरिफेरी से, आपकी पूरी परिधि से, आपकी पूरी बॉडी से, है ना, जितने भी सेंसरी इंपल्सेस है उनको लेकर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपके पेरिफेरी से पहले स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड से आपके ब्रेन में जाएगा, है ना। ये पूरा फंक्शन आपका सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन के माध्यम से जाता है ना। जनरली प्रत्येक सेंसरी न्यूरॉन का एक शॉर्ट एक्सॉन होता है, याद रख लेना, इसीलिए मैं बता रहा हूं, एक बहुत ही शॉर्ट एक्सॉन होता है और एक लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं, है ना। शॉर्ट एक्सॉन है यहाँ पर और लॉन्ग डेंड्राइट, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आपको ये समझना पड़ेगा कि किसमें एक्सॉन लंबा है और किसमें डेंड्राइट लंबे है ना। याद रखना, जो मोटर न्यूरॉन है वहां एक्सॉन लंबा, डेंड्राइट छोटा, लेकिन जो सेंसरी है यानी कि एफरेंट न्यूरॉन है वहां पर एक्सॉन छोटा है, शॉर्ट है, और डेंड्राइट्स लंबे लंबे है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर डेंड्राइट्स लंबे हैं तो जानते हो क्या हो रहा है, ये डेंड्राइट्स कई न्यूरॉन से कनेक्ट हो जाते हैं एक साथ, और इसीलिए ब्रेन में जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं जो कनेक्ट करती है इंपल्सेस को, एक एक नर्व ब्रेन की, है ना, 10,000 प्लस नर्व से एक साथ कनेक्ट हो जाती है। आप सोच लो, एक साथ इतने सेंसेशन ब्रेन में लगातार कनेक्ट कर सकती है, तो आप उससे अंदाज लगा लो कितना हाईली स्पेसिफिक हुआ। भाई कंप्यूटर देखते हो ना, है ना, कंप्यूटर एक साथ कितने काम करता है, तो ये भी तो कंप्यूटर है ना। इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये टेबल प्रैक्टिस में 4 चांद लाने के बहुत बड़े जर्क होते हैं, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। तीसरा, क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ एक्सॉन।
एक्सॉन की लंबाई के आधार पर भी इसको क्लासिफाइड किया जाता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि न्यूरॉन दो भागों में डिवाइड होता है ना, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ठीक है, याद रखना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होता है आपको याद रखना है। जब सेल पढ़ा था तो मैंने गोल्गी बॉडी बताया था ना आपको, गोल्गी अपरेटस, वो क्या काम कर रहा था, आपके एनर्जी को स्टोर कर रहा था, वैक्यूल्स में भरकर आपके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तो यहाँ पर न्यूरॉन भी एक गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन है ना। एक साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट ने, गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था, इसलिए इसको गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन्स के नाम से दिया गया दोस्तों। याद रखना गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन जो होता है एक लॉन्ग एक्सॉन होता है ना। इन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है ना, बहुत ही सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में होती है। आपके जो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम होता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, उनके डिफरेंट पार्ट्स पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाई जाती है। इसका एक्सॉन रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन तक पहुंचता है। याद रखना रिमोट यानी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। सारा रिमोट कहां है, स्पाइनल कॉर्ड पर। इसीलिए मैंने कहा अगर किसी के बाथरूम रुक रही है, आप जो सेक्रल और लंबर रीजन का जॉइंट है वहां पर आरी लगा दो, आपके बाथरूम ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाएगी। किसी का सेक्स पावर कम हो रहा है, S3 आ रही, आप लंबर और सैक्रल रीजन में जहां पर पोडेंडल नर्व होती है उस एरिया में लगा दो, आप देखो सेक्स पावर बढ़ना लग जाएगा। अर्थात ये एक्सॉन रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन तक पहुंचता है, यानी वहां से पेरिफेरल ऑर्गन में कहां कहां काम कराना, ये रिमोट पेरिफेरल ऑर्गन तक पूरा फंक्शन आपको देखने को मिलता है गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन के द्वारा, है ना। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होती है इसकी, अगर आपको हो गई ना तो दुनिया में आपके बराबर कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हो सकता। गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन, इसके न्यूरॉन में बहुत ही शॉर्ट एक्सॉन होते हैं, छोटे, है ना। ये न्यूरॉन कहां पाया जाता है दोस्तों, है ना, केवल अडॉप्ट जहां पर करना होगा ना, सेंसेशन को अडॉप्ट करना हो वहीं पाया जाएगा दोस्तों। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, मैंने कहा ना एक्सॉन बहुत छोटा होता है ना, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ये दो जगह सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ये लोकली फंक्शन करते हैं, यानी जो सेंसेशन आ रहा है, जो मोटर सेंसेशन आ रहा है, उनको लेना और उनको काम कराना, ये लोकल लेवल पर काम करने का नर्वस सिस्टम है दोस्तों। इसीलिए गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन जनरल काम कर रहा है, गोल्गी 2 न्यूरॉन जो होता है लोकल लेवल पर काम कर रहा है। क्लियर कट अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको, और अगर अंडरस्टैंड है तो काम करा जाओ दोस्तों। अगर यहाँ पर आपको, अब मैं आपको लोकल और जनरल के लेवल पर बार बार कहता हूँ, जानते हो मैं क्यों कहता हूँ, समझना मेरे वर्ड को। मैं आपको बार बार कहता हूं कि लोकल लेवल पर काम करना है, D4 से काम करो, अर्थात 19 डेसिमल स्केल से काम करो, बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि आप यहाँ पर D10 भी लोगे तो उतना ऊपर नहीं जाएगा, जाने के लिए टाइम चाहिए, बार बार आप मेडिसिन लोगे, इस प्रकार से जा रहा है और फिर अंत में जाएगा, जब तक कोई वेट नहीं करेगा, है ना। आप जब यहाँ पर D7 दे रहे हो वही काम फर्स्ट डायलेशन कर रहा है, आप जब यहाँ D10 दे रहे हो वही काम यहाँ सेकेंड डायलेशन सीधे कर रहा है, यानी उसको इतना समय नहीं लगेगा, सीधे वहां जाके काम करेगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जहां न्यूट्रिशन देने की जरूरत होती है, आप वहां पर 1:9 रेशियो का प्रयोग करिए, डेसिमल स्केल का प्रयोग करिए, तो वहां पर शॉर्ट लेवल पर जो काम करना, लोकल लेवल पर जो काम करना है, न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों को आप लोकल लेवल पर स्टिमुलेट करा सकते हो 1:9 रेशियो से। लेकिन आपको जब जनरल काम करना है, पूरी बॉडीज को कंट्रोल करना है, देन आपको हाई पोटेंसी में जाना पड़ेगा, डाइल्यूटेड मेडिसिन की तरफ जाना पड़ेगा। यही कारण है सेल थेरेपी, सेल प्लस लिक्विड थेरेपी यानी होम्योस्टैटिक फ्लूइड थेरेपी, सेल और फ्लूइड पे काम करना, एंड देन फ्लूइड एंड न्यूरोलॉजिकल या सेल और न्यूरोलॉजिकल थेरेपी, ये 3 थेरेपी होती है, और इन 3 थेरेपी के आधार पर आपका पूरा बॉडी वर्क करता शुरू करता है ना। आपको याद रखना है दोस्तों। इसीलिए न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर होते हैं, तीन पार्ट का बना होता है, आप देख रहे हो। पहला पार्ट होता है नर्व सेल बॉडी, ये नर्व सेल बॉडी है, ठीक है। नीचे आइए, आप ये डेंड्राइट्स देख रहे हैं, और ये बीच में जो है एक्सॉन है ना। याद रखना दोस्तों, यहां पर अगर आप देखोगे ये आपका एक्सॉन है ना, ये डेंड्राइट्स है, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट्स है, ये एक्सॉन, ये सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन, टोटल 3 पार्ट होते हैं, और ये तीनों पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? डेंड्राइट्स और एक्सॉन न्यूरॉन के प्रोसेसेस को बनाते हैं। ये जो डेंड्राइट्स है और ये जो एक्सॉन है, ये न्यूरॉन के प्रोसेसेस को बनाते हैं, अर्थात न्यूरॉन के जो सर्कमस्टेंसेस है उसको बढ़ाते हैं, है ना। न्यूरॉन तो छोटा सा, लेकिन उसके कार्य बहुत बड़े, है ना। यही कारण है दोस्तों, डेंड्राइट शॉर्ट प्रोसेसेस होती हैं और एक्सॉन लॉन्ग प्रोसेसेस होती है। ये शॉर्ट प्रोसेसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेसेस है, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको दोस्तों।
ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बना देगी, क्योंकि आपको इसका फंक्शन पता रहेगा दोस्तों। याद रखना, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, है ना, आप इसको क्या बोलते हो, डेंड्राइट्स और एक्सॉन नर्व फाइबर कहलाते हैं। क्लियर कट कर लेना आप, ये न्यूरॉन के पार्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर नर्व फाइबर, एक्सॉन और डेंड्राइट्स को ही आप नर्व फाइबर कहोगे, सेल बॉडी को नहीं कहोगे। निकल रहा है और उसका काम है, तो ये नर्व फाइबर सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं, रिजनरेट भी हो जाते हैं। सेल बॉडी अगर सुरक्षित है, उसमें न्यूक्लियस सुरक्षित है, तो ये वापस बन जाएगा दोस्तों, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था, आप इस चीज को समझिएगा कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये सामान्यतः नर्व फाइबर कहलाते हैं। अगर कोई नर्व फाइबर डैमेज हो रहा तो वो फिर से बन जाएगा। याद रखना, ऑप्टिक नर्व के फाइबर ड्राई हो गए, अगर मैंने आपको कहा ऑप्टिक नर्व के फाइबर ड्राई हो गए, अब आपसे पूछ रहा हूं क्या आप रिपेयर कर सकते हो, क्योर कर सकते हो? आप में दम होना, अगर ये साइंस पढ़ा है तो आप बोलोगे यस वी कैन डू इट, बट इट टेक्स टाइम। हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा, ये आपको भूलना है पेशेंट को। आप समय दे सकते हो, 1 से 2 साल लगेगा, विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। हम अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान नहीं, है ना, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल्स करने वालों की जरूरत है। आप और मैं मिलकर प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, वी कांट, मतलब हम लोगों को इतना नॉलेज है ही नहीं, हम लोगों को ना हमारे गुरुओं ने बताया है, हम अपने लेवल पर इस साइंस को समझ के कोशिश कर रहे हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर, और बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, है ना। इलेक्ट्रोमोपैथ में वो सब हो रहा है, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देख रहे हो जो प्रोटोकॉल का बेस्ट आपको बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, है ना, लेकिन जो प्रोटोकॉल बताते हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है ना, वो करते कुछ हो रहे हैं और बताते कुछ हो रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, सावधान, अपने दिल से बात करना, अगर आपका दिल कहता है तो वो यूज करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, नर्व सेल बॉडी की बात कर लेते हैं आज। नर्व सेल बॉडी को ही सोमा कहते हैं, है ना, या पेरियोकैरियन कहते हैं, पेरियोकैरियन, पेरिकैरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, मेडिकल साइंस का वर्ड है ना। ये हमेशा इरेगुलर शेप की होती है, यानी इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है दोस्तों, है ना। अन्य सेल्स के अनुसार ये साइटोप्लाज्म के मास के द्वारा बना होता है, यानी जैसे आपके सेल है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, तो ये भी साइटोप्लाज्म के जितना भी मटेरियल उसमें पाया जाता है सेल में, इसमें भी पाया जाता है दोस्तों। इसको आप कहते हो न्यूरोप्लाज्म, वहां साइटोप्लाज्म कहते हो सेल में, नर्व में तो उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हो दोस्तों, है ना। याद रखना इस बात को दोस्तों, एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये भी कवर्ड रहता है ना। साइटोप्लाज्म में एक, मतलब जो न्यूरोप्लाज्म है उसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस पाया जाता है दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना, नीजल बॉडीज और न्यूरोफाइब्रिल्स केवल नर्व सेल में ही पाए जाते हैं, केवल नर्व सेल में पाए जाते हैं, किसी दूसरी सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, किसी दूसरी सेल में नहीं पाया जाता है। ये क्लियर कट अंडरस्टैंड आपको कर लेना दोस्तों, है ना। प्रत्येक न्यूरॉन का एक न्यूक्लियस होता है ना, जो कि नर्व सेल बॉडी में सेंट्रली प्लेस्ड होता है। आप देखो बिल्कुल सेंटर में आपको न्यूक्लियस पाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोग, समय की कमी है तो हम लोग इसको अभी यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। कल इसके बारे में, मंडे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत डीप में इसकी चर्चा करके इस कंडीशन को समझेंगे कि यहाँ पर क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, नर्व का रीजनरेशन डिजनरेशन कैसे काम करता है, कितनी देर अगर नर्व को वहां पर सप्लाई नहीं हुई तो क्या डैमेज होता है, ब्रेन में कितना समय ऑक्सीजन नहीं गया तो क्या हो सकता है ना। इस सारी चीज को हम समझेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।